हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव। और आज जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इसका मीनिंग क्या होता है वो तो मैं आपको अपने लेक्चर में बताऊंगा, पर उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में क्या क्या सब टॉपिक्स हमें स्टडी करने हैं। तो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को जब आप पढ़ते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें हम बेसिकली मोनोहाइब्रिड क्रॉस और लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेग्रीगेशन को स्टडी करते हैं। देखिए, अगर आप प्रीवियस क्लासेस पर जाएंगे, छोटी क्लासेस पर जाएंगे, जहां पर आपने ऑलरेडी पहले मेंडलिज्म को या मेंडल जेनेटिक्स को पढ़ा होगा, तो वहां पर आपने देखा होगा कि मेंडल ने 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल या लॉ प्रपोज्ड की थी इनहेरिटेंस के रिलेशन में। एक लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन जब आप बड़ी क्लासेस में आते हैं या मैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात करूं तो यहां पर आपको याद रखना है, हमारी एनसीईआरटी ने 2 मेजर टॉपिक्स बना दिए हैं, एक इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन और दूसरा इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। जब हम इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन की स्टडी करते हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि हम किसी एक कैरेक्टर या एक कैरेक्टर के 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेकर किसी जीन के इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं। और इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में हम लोग जो हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस कंडक्ट करते हैं उनको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कह सकते हैं। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस का यूज करके आप डोमिनेंस और सेग्रीगेशन दोनों लॉ को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक इसी तरह जब आप इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कंडक्ट करेंगे, क्योंकि 2 कैरेक्टर्स या 2 कैरेक्टर के 2 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स को लेकर जब हम लोग स्टडी करते हैं किसी जीन के इनहेरिटेंस की, तो उसको आप इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन कहेंगे। और वहां पर हम लॉ ऑफ डोमिनेंस को फिर से समझ सकते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस एक ऐसा लॉ है जो आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी प्रूव कर सकते हैं, जो आप डाई हाइब्रिड क्रॉस से भी प्रूव कर सकते हैं। लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को प्रूव करने के लिए हम लोग जनरली मोनोहाइब्रिड क्रॉस का यूज करते हैं, जबकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को प्रूव करने के लिए आपको एटलीस्ट कम से कम डाई हाइब्रिड क्रॉस की जरूरत होगी। तो अब मैं आपको ऐसे बता सकता हूं कि अगर कभी कोई आपसे पूछता है कि मेंडल ने कितने लॉ या प्रिंसिपल को प्रपोज्ड किया, तो आपका आंसर होगा इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन से हम बात करें तो लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेग्रीगेशन को एक हम नियम बना सकते हैं, जबकि इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन में हम बात करें तो लॉ ऑफ डोमिनेंस वहां पर अगेन आएगा और साथ में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो बेसिकली मेंडल ने 2 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल या लॉज जो हैं वो प्रपोज्ड की थी, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेग्रीगेशन जिसको हम अप्लाइड कर सकते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन पर, दूसरी लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जिसे हम अप्लाइड कर सकते हैं इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन पर। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन क्या है, और उससे भी पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर मेंडल को क्या लगता था, मेंडल आखिर क्यों ये कर रहे थे कि उन्होंने वेरियस प्लांट्स को, पी प्लांट्स को हाइब्रिडाइज कराया, उनकी F1 जनरेशन ऑब्टेन की, उनकी F2 जनरेशन ऑब्टेन की। आखिर मेंडल क्या स्टडी करना चाहते थे? तो मेंडल हमेशा से ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि जब हम किन्हीं 2 पैरेंटल प्लांट को लेते हैं, किसी एक ही स्पीसीज के हम 2 पैरेंटल प्लांट को लेते हैं जो वैरायटी में डिफरेंट हो, यानी कि एक टॉल प्लांट हो होमोजाइगस और एक ड्वार्फ प्लांट हो, तो वो देखना चाहते थे कि जब इन 2 प्लांट के बीच में आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन कराया जाएगा तो जो F1 प्रोजेनी ऑब्टेन होंगी, क्या वो किसी दोनों में से एक पेरेंट को रिजेंबल करेंगी या वो दोनों पेरेंट की इंटरमीडिएट होंगी। मेंडल को ये हमेशा से कंफ्यूजन था कि क्या ऐसा होता है कि जब हम 2 डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट या फिनोटाइप के पेरेंट्स को हाइब्रिडाइज करते हैं तो क्या प्रोजेनीज जो हैं वो इंटरमीडिएट बनेंगी या वो किसी दोनों में से एक पेरेंट के फिनोटाइप को रिजेंबल करेंगी। इस कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए मेंडल ने अपने इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के जो एक्सपेरिमेंट थे वो स्टार्ट किया, यानी सबसे पहले किसी एक कैरेक्टर या उसके 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स को लेकर हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस करने स्टार्ट किए। तो आप समझ सकते हैं कि इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन आपको क्या बताने वाला है। तो मैं बता देता हूं आपको कि स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर या 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को ही आप क्या मानेंगे, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो हम सभी जानते हैं कि एक जीन के हमेशा
एक जीन हमेशा एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, ये हम सभी जानते हैं, और एक जीन हमेशा अपनी एक एक्स्ट्रा कॉपी रखता है हमारी डिप्लॉयड सेल में, जो कि हमने पढ़ा है कि हमारे पास जो पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है उनमें हमेशा सेम लोकेशन पर या सेम पोजीशन पर जो जीन प्रेजेंट होते हैं वो हमेशा पेयर ऑफ अलील कहलाते हैं। और हमेशा एक जीन अपनी एक एक्स्ट्रा कॉपी रखता है, यानी कि हमारे पास हमारी हर सोमेटिक सेल में एक पेयर अलील प्रेजेंट होते हैं, यानी कि हर एक जीन एक पेयर ऑफ अलील के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ऐसा भी कहा जा सकता है। तो अल्टीमेटली स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर या एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर जब हम इनहेरिटेंस के पैटर्न को स्टडी करते हैं तो उसी को आप नाम दे सकते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। और आप अगर किसी भी दो ऐसे पेरेंटल प्लांट को ले रहे हैं जिनमें आपका मोटिव क्या है, केवल किसी एक कैरेक्टर या एक कैरेक्टर के दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को लेकर इनहेरिटेंस की स्टडी करना, यानी बहुत सिंप्लीफाइड कर देता हूं मैं, आपके पास एक लंबा प्लांट है, आपके पास एक बौना प्लांट है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं ये दोनों ट्रू ब्रीड है, यानी कि ये भी होमोजाइगस है और ये भी होमोजाइगस है। अब आप जानना चाहते हैं कि अगर मैं इन दोनों के बीच में क्रॉस करूंगा तो क्या जो प्लांट प्रोड्यूस होगा, F1 प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी, क्या वो लंबी होगी या वो बौनी होगी या वो इंटरमीडिएट होगी, यानी कि ना लंबी ना बौनी, दोनों ही पेरेंट की इंटरमीडिएट। तो इस तरीके के इनहेरिटेंस को समझने के लिए कि आखिर जब दो पेरेंटल प्लांट के बीच में हम किसी एक कैरेक्टर को लेकर हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस करेंगे तो उसी को आप इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन बोलेंगे, और ऐसे क्रॉस को, ऐसे हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस को आप नाम दे देते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस कैसे क्रॉस हैं, तो आपका सिंपल आंसर होगा जब भी हम किसी एक कैरेक्टर या एक कैरेक्टर के दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को लेकर इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं तो जो भी हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस कंडक्ट किए जाते हैं उनको हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मोनो फॉर वन और हाइब्रिड फॉर हाइब्रिडाइजेशन, एंड क्रॉस का मतलब यहां पर आप समझ ही रहे हैं क्रॉस ही है। तो एक कैरेक्टर को लेकर किए जाने वाले हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस को हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। और क्योंकि मेंडल ने ऐसा कहा था कि हर एक कैरेक्टर के दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि हाइट ऑफ द प्लांट इज द कैरेक्टर, जिसके दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर या ट्रेट होते हैं, टॉल एंड डॉर्फ, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर वन पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को लेकर हम कोई हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस करते हैं तो ऐसे क्रॉस को भी हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कह सकते हैं। अब मैं आपका एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूं। आपको हमेशा ये कंफ्यूजन होता है कि जब हम दो पेरेंट प्लांट को लेते हैं, यानी कि जब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो हम वन पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को लेते हैं, एक पेरेंट ऐसा लेते हैं जो होमोजाइगस टॉल हो, एक ऐसा लेते हैं जो होमोजाइगस डॉर्फ हो। तो यहां पर आपने कैरेक्टर एक ही लिया पर उसके दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आप ले रहे हैं। एक पेरेंट ऐसा है जो एक कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट रख रहा है यानी कि टॉल, और दूसरा पेरेंट ऐसा है जो दूसरा कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट रख रहा है यानी कि डॉर्फ। तो आपको हमेशा लगता है कि जब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो उस कंडीशन में हमेशा एक ही पेयर ऑफ अलील दोनों पेरेंटल प्लांट में लेकर हम क्रॉस करते हैं। यह बात सच है कि आप हमेशा जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस को करते हैं तो आप केवल एक किसी कैरेक्टर के इनहेरिटेंस की स्टडी करना चाहते हैं, लेकिन लिटरली हम चाहे मोनो हाइब्रिड क्रॉस करें, चाहे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करें या हम पॉली हाइब्रिड क्रॉस करें, हमेशा याद रखिए जब भी दो पेरेंटल प्लांट को आप हाइब्रिडाइज करेंगे तो उनके होल जीनोम हाइब्रिडाइज होंगे। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिए। आप भले ही यहां पर अपनी स्टडी एक कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को लेकर कर रहे हो, लेकिन लिटरली जब कोई भी हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस होगा तो उसमें एक पेरेंटल प्लांट का जो गैमीट पार्टिसिपेट करेगा वो हर एक कैरेक्टर के एक एक अलील को लेकर आएगा, और दूसरा पेरेंटल प्लांट का भी जो गैमीट पार्टिसिपेट करेगा वो भी हर एक कैरेक्टर के एक एक अलील को लेकर आएगा। इसका मतलब साफ हुआ कि आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस केवल इसलिए टर्म यूज कर रहे हैं क्योंकि आप अपनी स्टडी इनहेरिटेंस और वेरिएशन की किसी एक कैरेक्टर पर करना चाहते हैं। पर अगर आप क्रॉस कर रहे हैं तो आप अल्टीमेटली इनडायरेक्टली देखा जाए तो आप सभी कैरेक्टर्स को लेकर आपस में हाइब्रिडाइज कर रहे हैं। इस कंसेप्ट को आप ऐसे समझें कि जब भी हम किसी सिनेमा स्क्रीन पर या अपने घर की टेलीविजन स्क्रीन पर
कोई एक ग्रुप डांस देख रहे होते हैं जिसमें कि बहुत सारे लोग डांस कर रहे होते हैं अलोंग विद हीरो, तो हमारी जो नज़र होती है डांस पर, यानी कि कोई हम स्क्रीन पर डांस जब देखते हैं तो हमारी जो नज़र होती है कि डांस के स्टेप्स कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, वो हम केवल किसको फोकस कर रहे होते हैं? हीरो को। तो हमारे सामने बहुत सारे लोग हैं जो डांस कर रहे हैं, हीरो के आगे पीछे बहुत सारे लोग डांस कर रहे हैं, लेकिन हमारा पूरा फोकस किस पर होता है? केवल एक पर्सन पर। भले ही वो डांस ग्रुप डांस है और उसमें बहुत सारे बैक आर्टिस्ट जो हैं वो अपना डांस कर रहे हैं, लेकिन हम केवल और केवल जज कर रहे होते हैं, फोकस कर रहे होते हैं केवल एक पर्सन पर, और वो होता है उस डांस को करने वाला मैन हीरो। ठीक उसी तरह से चाहे आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस करें या आप डाई हाइब्रिड क्रॉस करें, ये एक्चुअली में नाम जो मोनो और डाई हाइब्रिड दिए जाते हैं ये केवल इस बेसिस पर कि आप जिस डिजायर्ड कैरेक्टर को लेकर एक्सपेरिमेंट या एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हैं कि उसका इनहेरिटेंस जनरेशन टू जनरेशन कैसा होगा। अगर वो एक है तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, अगर वो दो हैं तो वो डाई हाइब्रिड क्रॉस है। बट इनडायरेक्टली आप हमेशा जब दो पेरेंटल प्लांट को लेकर क्रॉस करते हैं तो गैमीट्स जो आते हैं वो हर कैरेक्टर के एक एक अलील को लेकर आएंगे, यानी कि वो क्रॉस तो हमेशा ही पॉली हाइब्रिड ही होगा। लेकिन मोनो हाइब्रिड या डाई हाइब्रिड आप अपने इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि आप एक कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं, या आप दो कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं, या आप तीन कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं। ठीक उसी तरह जैसे कि एक स्टेज पर, एक सिनेमा में स्क्रीन पर आप देखते हैं हजारों लोग डांस कर रहे होते हैं, लेकिन आप अगर उसमें एक ही पर्टिकुलर पर्सन को फोकस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि हीरो को आप फोकस कर रहे हैं, तो वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। पर दो लोग अगर डांस कर रहे हैं और आप उनको फोकस कर रहे हैं लाइक हीरो और हीरोइन, तो वो आप डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। लेकिन लिटरली सच्चाई ये है कि डांस उस समय 500,000 लोग कर रहे हैं, लेकिन आप एक को देख रहे हैं अगर फोकस करके तो वो मोनो हाइब्रिड है, आप दो को देख रहे हैं तो वो डाई हाइब्रिड क्रॉस है। तो ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आ चुका होगा। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को हमने देख लिया कि ये क्या होता है, यानी कि आप समझ चुके हैं। आप ये भी समझ चुके हैं कि जब भी इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को लेकर आप स्टडी करेंगे तो आप हमेशा जो हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस कंडक्ट करेंगे वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमेशा हम लोग क्या करेंगे, तो आपको याद रखना है एक ऐसा क्रॉस करेंगे जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे जो डिफर करेंगे दो डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बेसिस पर, यानी कि एक ही कैरेक्टर के दोनों पेरेंट जो हैं वो अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट रखते होंगे। जैसे कि एक कैरेक्टर मैंने ले लिया हाइट ऑफ द प्लांट, तो उसमें से एक पेरेंटल प्लांट टॉल होगा, यानी कि वो एक कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट रखता है सेम कैरेक्टर का। दूसरा पेरेंट हो जाएगा डॉर्फ, जो उसी सेम कैरेक्टर का दूसरा कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट रखता है। तो मेंडल ने अपने जो 7 कैरेक्टर्स को सिलेक्ट किया था, 7 कैरेक्टर्स जो मेंडल ने सिलेक्ट किए थे, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, सीड का शेप हो, सीड का कलर हो, फ्लावर की पोजीशन हो, फ्लावर का कलर हो, या स्टेम की हाइट हो, आपने पढ़ा हुआ है, या हम कह सकते हैं कि पॉड का शेप हो, पॉड का कलर हो, यानी जो भी मेंडल ने अपने 7 कैरेक्टर्स को सिलेक्ट किया था फॉर द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उनने हर एक कैरेक्टर के दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट रखने वाले पेरेंट्स का सेट बनाया और उनके बीच में उन्होंने इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को लेकर स्टडी की। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, मेंडल ने टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट को लेकर जो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन की स्टडी की, उसके एक्चुअली रिजल्ट क्या थे और उसको हमने कैसे कंडक्ट किया। तो ये कंसेप्ट को मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं। सबसे पहले मेंडल ने क्या किया, एक टॉल प्लांट लिया यानी कि होमोजाइगस टॉल, और दूसरा प्लांट लिया डॉर्फ यानी कि होमोजाइगस डॉर्फ। मेंडल हमेशा अपने किसी भी हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस में जो सबसे पहले पेरेंटल प्लांट लिया करते थे वो हमेशा प्योर लाइन लिया करते थे। कैसे प्लांट? प्योर लाइन। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, मेंडल हमेशा अपना हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस स्टार्ट करते थे जिन भी दो पेरेंट्स से वो हमेशा प्योर लाइन पेरेंट्स होते थे, जिनको हम ट्रू ब्रीड भी कह सकते हैं। तो मेंडल हमेशा प्योर लाइन या ट्रू ब्रीड प्लांट्स को लेकर ही अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो कंडक्ट करते थे। ये चीज आपको याद रखना है। इसके पीछे कंसेप्ट क्या था तो वो मैं आपको बताऊंगा। आपको याद रखना है कि मेंडल जो पी प्लांट में टॉल प्लांट टर्म यूज करते थे, तो ऐसा प्लांट पी का टॉल प्लांट माना जाएगा जिसकी हाइट अप्रोक्सीमेट 6 से 7 फीट होगी। यानी कि पी प्लांट में 6 से 7 फीट के हाइट वाले प्लांट को आप जनरली टॉल प्लांट या लंबा प्लांट कह सकते हैं, जबकि 0.75 to 1 फीट के लेंथ वाले या हाइट वाले प्लांट को आप जनरली टर्म यूज कर सकते हैं ड्वार्फ प्लांट। तो ये कंसेप्ट भी आपको याद रखना है। मेंडल क्या करते थे भाई, तो आपको याद रखना है यहां पर कि मेंडल ने 2 प्लांट लिए, एक होमोजाइगस टॉल, एक होमोजाइगस डॉर्फ,
उसमें से एक को उन्होंने P1 बोल दिया यानी कि पेरेंट 1, एक को उन्होंने P2 बोल दिया यानी कि पेरेंट 2। इन दोनों के बीच में उनको क्या कराना है, इंड्यूस कराना है क्रॉस ब्रीडिंग को। तो आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो भी प्लांट होमोजाइगस होगा, किसी भी कैरेक्टर को लेकर अगर कोई भी प्लांट होमोजाइगस होगा तो हमेशा वो 100% सेम गैमीट प्रोड्यूस करेगा। फिर से मैं ये कंसेप्ट आपको समझा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे अगर कभी भी पूछा जाता है कि अगर कोई भी एक प्लांट है जो होमोजाइगस है, चाहे वो एक कैरेक्टर को लेकर होमोजाइगस हो, चाहे वो दो कैरेक्टर को लेकर होमोजाइगस हो, अगर कोई भी प्लांट होमोजाइगस जीनोटाइप रखता है तो उससे प्रोड्यूस होने वाले गैमीट हमेशा 100% एक से होंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि प्लांट कोई एक कैरेक्टर को लेकर होमोजाइगस है तो वो अपने गैमीट को चाहे ये वाला अलील दे या ये वाला अलील दे, 100% गैमीट्स कैसे बनेंगे, जो कैपिटल T अलील रखते होंगे। सिमिलरली अगर कोई ऐसा प्लांट आप ले रहे हैं जिसमें दो कैरेक्टर्स के बेसिस पर वो होमोजाइगस है तो R और R में से कोई भी R गैमीट में जाए कैपिटल R ही जाएगा, और Y में से कोई भी अलील अगर गैमीट में जाएगा तो वो कैपिटल Y ही जाएगा। यानी कि ऐसे प्लांट में भी 100% गैमीट कैसे होंगे, एक से। तो हमेशा याद रखिए होमोजाइगस प्लांट हमेशा प्रोड्यूस करते हैं 100% सेम गैमीट्स, जबकि हेट्रोजाइगस प्लांट हमेशा प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर वो एक कैरेक्टर को लेकर हेट्रोजाइगस हैं तो दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट, अगर वो दो कैरेक्टर्स को लेकर हेट्रोजाइगस हैं तो 8 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट, अगर वो तीन कैरेक्टर्स को लेकर हेट्रोजाइगस हैं तो 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट। तो ये मैं आपको आगे समझाऊंगा, अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपने अभी तक क्या देखा कि मेंडल ने जब भी अपने इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन की स्टडी के लिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस को कंडक्ट किया तो उन्होंने दो पेरेंटल प्लांट को लिया, ऐसे दो पेरेंटल प्लांट जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बेसिस पर डिफर करते थे बट कैरेक्टर्स के बेसिस पर सेम थे, एक होमोजाइगस टॉल, एक होमोजाइगस डॉर्फ। आप कह सकते हैं कि जो प्लांट होमोजाइगस टॉल है क्योंकि उसकी कंडीशन जीनोटिपिकली कैपिटल T है तो वो 100% कैसे गैमीट प्रोड्यूस करेगा, कैपिटल T गैमीट्स में हमेशा पेयर ऑफ अलील में से एक ही अलील जाएगा, ये आपको ऑलरेडी पता है। दूसरा जो पेरेंटल प्लांट है क्योंकि वो होमोजाइगस डॉर्फ है तो उसके 100% गैमीट कैसे होंगे, स्मॉल t। अब मेंडल ने क्या किया कि F1 जनरेशन को ऑब्टेन करने के लिए जब इन दोनों पेरेंटल प्लांट्स के गैमीट को आपस में फर्टिलाइज किया तो उन्हें जो प्रोजेनी मिली उसको आप बोलेंगे फर्स्ट फिलियल जनरेशन यानी F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन में उनको 100% जो प्लांट्स ऑब्टेन हुए दे आर टॉल प्लांट। और जीनोटिपिकली मैं अगर आपको बता दूं तो वो 100% प्लांट कैसे थे, हेट्रोजाइगस टॉल, यानी कि एक अलील जो है वो ने एक पेरेंट से ऑब्टेन हुआ, यानी कि टॉल पेरेंट से जो अलील मिला वो कैपिटल T, और डॉर्फ पेरेंट से जो अलील उनको ऑब्टेन हुआ वो था स्मॉल t। इस तरीके से F1 जनरेशन में यानी फिलियल 1 जनरेशन में 100% प्रोजेनीज जो थे दे आर हेट्रोजाइगस टॉल, यानी कि वो 6 से 7 फीट की हाइट के थे। फिनोटिपिकली दे आर टॉल बट जीनोटिपिकली बात करूं तो दे आर हेट्रोजाइगस टॉल। अब मैं आगे बात करता हूं। हमेशा मेंडल, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कि हमेशा मेंडल अपनी F1 जनरेशन की जो प्रोजेनी होती थी उनकी हमेशा सेल्फिंग किया कर सकते थे। यानी कि मेंडल हमेशा क्या कर सकते थे कि F1 जनरेशन की जो भी प्रोजेनीज थी उनको हमेशा वो सेल्फिंग कराते थे। सेल्फिंग का मतलब क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। तो F1 जनरेशन में 100% प्रोजेनीज कैसी ऑब्टेन हुई मेंडल को अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, हेट्रोजाइगस। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ये भी हेट्रोजाइगस है और ये भी हेट्रोजाइगस है। ये लिटरली दो डिफरेंट प्लांट्स नहीं है बल्कि एक ही प्लांट है। पर यहां पर डायग्रामेटिकली मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि F1 जनरेशन के प्लांट जो हैं अगर मैं उनकी बैगिंग कर दूं तो उन्हीं के मेल गैमीट उन्हीं के फीमेल गैमीट को फर्टिलाइज करेंगे। पर यहां पर मैंने दो डिफरेंट प्लांट आपको दिखा दिए हैं, बट सेल्फिंग का मतलब आप समझिए कि सेम प्लांट के मेल गैमीट सेम प्लांट के फीमेल गैमीट को अगर फर्टिलाइज कर रहे हैं तो आप वहां पर टर्म यूज करेंगे सेल्फिंग या सेल्फ पॉलिनेशन। और मेंडल ने क्या देखा कि दो यहां पर जो F1 जनरेशन के प्लांट हैं जब उनकी सेल्फिंग कराई गई तो मेंडल ने यहां पर क्या देखा कि जो ऐसे गैमीट्स हैं यानी कि मेल गैमीट्स, तो ये एक प्लांट है जो मेल गैमीट भी प्रोड्यूस कर सकता है, फीमेल गैमीट भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो यहां पर जो मेल गैमीट प्रोड्यूस होंगे प्लांट से वो हमेशा दो डिफरेंट वैरायटी के होंगे, यानी कि 50% गैमीट ऐसे होंगे जो कैपिटल T कंसिस्ट करेंगे और 50% गैमीट ऐसे होंगे जो स्मॉल t कंसिस्ट करेंगे। तो मैंने आपको यहां पर पहले भी कंसेप्ट बताया है कि अगर कोई भी पेरेंट हेट्रोजाइगस है, कैसा है, हेट्रोजाइगस है, तो वो दो डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट प्रोड्यूस कर सकता है। 50% ऐसे गैमीट जो कैपिटल T रखेंगे और 50% ऐसे गैमीट जो स्मॉल
टी रखेंगे। तो यहां पर F1 जनरेशन की प्रोजेनीज जो थी वो जो मेल गैमीट्स बना रही थी उनके मेल गैमीट्स में से 50% मेल गैमीट्स क्या रखते थे, कैपिटल टी, एंड 50% मेल गैमीट्स क्या रखते थे, स्मॉल टी। सिमिलरली जो फीमेल गैमीट उस सेम प्लांट से प्रोड्यूस हो रहे थे उनमें से 50% फीमेल गैमीट्स कैपिटल टी रखने वाले थे और 50% जो फीमेल गैमीट्स थे वो स्मॉल टी रखने वाले थे। इसका मतलब आप समझिए कि F1 जनरेशन का प्लांट जो था वो बिल्कुल 50-50% ऐसे गैमीट्स प्रोड्यूस कर रहा था जो कैपिटल टी और स्मॉल टी रखने वाले थे। अगर मैं मेल में बात करूं तो मेल गैमीट्स भी 50-50% कैपिटल और स्मॉल टी, और फीमेल गैमीट की बात करूं तो फीमेल गैमीट भी 50-50% कैपिटल और स्मॉल टी। इसका कारण क्या है? इसका कारण है केवल और केवल जो आपको आगे मालूम चलेगा, मैं समझाऊंगा, सेग्रीगेशन। तो फिलहाल आप ऐसा मान लीजिए कि अगर कोई भी पेरेंट का जीनोटाइप हेटेरोजाइगस है तो हमेशा याद रखिए कि अगर किसी भी पेरेंट का जीनोटाइप हेटेरोजाइगस है तो उस कंडीशन में आप याद रखिए कि हेटेरोजाइगस पेरेंट हमेशा किसी एक कैरेक्टर के बेसिस पर, अगर मैं बात करूं तो 2 डिफरेंट टाइप के गैमीट प्रोड्यूस करेगा। यानी एक कैरेक्टर को लेकर कोई पेरेंट का जीनोटाइप अगर हेटेरोजाइगस है तो वो 2 डिफरेंट टाइप के गैमीट को प्रोड्यूस करेगा। अब मेंडल को क्या करना था? तो F1 जनरेशन की जब उन्होंने सेल्फिंग कराई तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले एक ऐसी मेथड का यूज किया जिसको डेवलप किया था रेगिनाल्ड सी पनेट ने। रेगिनाल्ड सी पनेट जो हैं वो एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक बहुत इजी सी चेकर बोर्ड मेथड को डेवलप किया जिसमें हम कुछ स्क्वायर की हेल्प से बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। तो अगर आपको कभी भी 2 प्लांट के बीच में हाइब्रिडाइजेशन कराना है या किसी भी प्लांट की आपको सेल्फिंग कराना है, तो जब आपको कागज पेन पर चेकर बोर्ड बनाना हो ये मालूम करने के लिए कि किस जीनोटाइप और किस फिनोटाइप की प्रोजेनी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इसके लिए एक मेथड होती है जिसको पनेट स्क्वायर मेथड कहते हैं, जिसको डिस्कवर्ड या डेवलप किया था रेगिनाल्ड सी पनेट ने। तो यहां पर हम पनेट स्क्वायर की हेल्प से देखेंगे कि F1 जनरेशन की सेल्फिंग करने पर हमें प्रोजेनीज कैसे ऑब्टेन होने वाले हैं। तो आप यहां पर लिख सकते हैं फीमेल गैमीट। तो आप सभी जानते हैं कि 50% फीमेल गैमीट ऐसे थे जो कैपिटल टी रखते थे और 50% फीमेल गैमीट ऐसे बनेंगे जो स्मॉल टी रखेंगे। सिमिलरली जो मेल गैमीट होंगे वो 50% ऐसे बनेंगे जो कैपिटल टी रखेंगे और 50% ऐसे बनेंगे जो स्मॉल टी रखेंगे। तो यहां पर हम लोग इस पनेट स्क्वायर में क्या कर देते हैं, जल्दी से हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस करा देते हैं। तो यहां पर एक प्रोजेनी बनेगा कैपिटल टी, दूसरा प्रोजेनी बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा प्रोजेनी बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और चौथा प्रोजेनी बनेगा स्मॉल टी स्मॉल टी। ये इस कंसेप्ट आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ओवरऑल अब हम प्रोबेबिलिटी को लेकर अगर डिस्कशन करें तो F2 जनरेशन में हमें जो प्रोजेनीज ऑब्टेन होती हैं इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस, वो हमें फिनोटिपिक और जीनोटिपिक बेसिस पर मालूम करनी है कि उनका रेशियो क्या होगा। तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि जो फिनोटाइप के बेसिस पर अगर हम बात करें, अगर मैं फिनोटाइप के बेसिस पर बात करूं तो यहां पर आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि ये टॉल प्लांट है, ये टॉल प्लांट है, ये टॉल प्लांट है और ये डॉर्फ है। तो यहां पर हम बहुत आसानी से बात कर सकते हैं कि फिनोटिपिक बेसिस पर बात करें तो आपको 3 टॉल प्लांट ऑब्टेन हो रहे हैं, और यहां पर बात करूं तो 1 आपको डॉर्फ प्लांट ऑब्टेन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ फिनोटाइप पर। अगर मैं जीनोटाइप के बेसिस पर बात करूं तो जीनोटिपिक रेशियो अगर मुझे निकालना है तो जल्दी से मैं यहां पर लिख देता हूं, जीनोटिपिक रेशियो जो होगा वो होगा आपका, देखिए होमोजाइगस टॉल कितने मिल रहे हैं आपको, तो आप बोलेंगे 1 मिल रहा है। उसके बाद हेटेरोजाइगस टॉल कितने मिल रहे हैं आपको, तो आप कहेंगे 2 मिल रहे हैं। और होमोजाइगस रेसेसिव कितना मिल रहा है आपको, यानी कि होमोजाइगस डॉर्फ एक रेसेसिव ट्रेट है तो 1 मिल रहा है। तो ये हो जाएगा 1 2 1, जिसमें 1 क्या है होमोजाइगस टॉल, 2 क्या है हेटेरोजाइगस टॉल और 1 क्या है होमोजाइगस डॉर्फ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमेशा आप याद रखिए कि मोनो हाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो 3:1 होता है, जिसमें 3 जो डोमिनेंट ट्रेट होता है और 1 जो होता है वो रेसेसिव ट्रेट होता है। इस पर हम आगे काफी लॉजिकल डिस्कशन करेंगे, पहले आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस के फीचर्स को समझ लीजिए। तो मैं हमेशा लिख सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी जो होगी, यहां पर आप एक चीज हमेशा याद रखिए कि प्रोबेबिलिटी जो होगी वो डोमिनेंट ट्रेट की क्या होगी। किसी भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस में प्रोबेबिलिटी ऑफ डोमिनेंट ट्रेट क्या होगी,
तो आपका हमेशा आंसर होगा डोमिनेंट ट्रेट की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो होगी 3/4, यानी कि कोई भी डोमिनेंट ट्रेट, फिनोटिपिकली कोई भी डोमिनेंट ट्रेट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 3/4, क्योंकि 4 में से 3 प्रोजेनीज आपको मिल रही हैं टॉल यानी कि डोमिनेंट। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेसेसिव ट्रेट क्या होगी? तो किसी भी रेसेसिव फिनोटाइप या ट्रेट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा होगी 1/4, क्योंकि आपको 4 में से एक ऐसी प्रोजेनी ही मिल रही है फिनोटिपिकली जो डॉर्फ है। अब मैं आपसे बात करता हूं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है उसमें जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटिपिक रेशियो हमेशा याद रखिए 1:1 होगा। और इसमें अगर मैं बात करूं कि होमोजाइगस डोमिनेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आपका आंसर होगा 1/4। अगर मैं बोलूं हेट्रोजाइगस डोमिनेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आपका आंसर होगा 2/4, दैट मीन्स 1/2, 50%। एंड अगर मैं बात करूं कि होमोजाइगस रेसेसिव की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आपका आंसर होगा 1/4। तो यहां पर आप हमेशा ये कंसेप्ट याद रखिए कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, किसी भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में डोमिनेंट फिनोटाइप की प्रोबेबिलिटी 3/4 होती है, रेसेसिव ट्रेट की या रिसेसिव फिनोटाइप की प्रोबेबिलिटी 1/4 होती है। अगर मैं बात करूं जीनोटाइप की, तो जीनोटिपिकली होमोजाइगस टॉल की प्रोबेबिलिटी 1/4 होती है, हेट्रोजाइगस टॉल की प्रोबेबिलिटी 2/4 यानी कि 1/2 होती है, और होमोजाइगस रेसेसिव की हमेशा 1/4 होती है। तो ये कंसेप्ट जो है वो आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे मैं प्रोबेबिलिटी बेस्ड कैलकुलेशन जब आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर ये चीजें जानना बहुत जरूरी हो जाएगा। अब एनसीईआरटी क्या कहती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी में मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर या इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के ऊपर, वो ये है कि टॉल एंड डॉर्फ ट्रेड्स जो होते हैं वो हमेशा याद रखिए, मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने 2 पेरेंटल प्लांट्स के बीच में क्रॉस किया, फिर उनको क्या मिली, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन को लेकर मेंडल ने क्या किया, सेल्फिंग की, तो उनको क्या मिली, F2 जनरेशन। तो मेंडल क्या बड़े शॉक्ड हो गए थे। मेंडल को शॉक ये लगा कि F1 जनरेशन में उनने देखा कि जो फिनोटाइप है प्रोजेनी का वो दोनों में से किसी एक पेरेंट के फिनोटाइप को रिजेंबल करता है, यानी कि वो टॉल था। और जब उन्होंने F1 की सेल्फिंग की तो F2 में वो शॉक्ड इसलिए हो गए क्योंकि उनको अगेन 25% प्रोजेनीज यानी 1/4 प्रोजेनीज ऐसी ऑप्टेन होती हैं जो डॉर्फ यानी कि रेसेसिव फिनोटाइप को रखती है, यानी कि उस एक पेरेंट के फिनोटाइप को रखती हैं जो F1 जनरेशन में नहीं दिखाई दिया, वो F2 जनरेशन में आपको दिखाई देता है। तो अल्टीमेटली मेंडल ने यहां पर यह कंक्लूजन निकाला कि F1 प्रोजेनी की बात की जाए या F2 जनरेशन की प्रोजेनीज की बात की जाए, ऑल प्रोजेनीज जितनी भी प्रोजेनीज हैं वो दोनों में से किसी एक पेरेंट के फिनोटाइप को रिजेंबल कर रही हैं, यानी कि कहीं ना कहीं वो प्रोजेनीज या तो टॉल हैं या फिर वो डॉर्फ हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि दोनों पेरेंट्स के फिनोटाइप की मिक्सिंग देखने को मिले, यानी कि ब्लेंडिंग देखने को मिले। कोई भी ऐसी प्रोजेनी उनको देखने को नहीं मिली जो दोनों पेरेंट्स की इंटरमीडिएट हो, ना तो F1 जनरेशन में और ना ही F2 जनरेशन में। तो मेंडल ने यहां पर एक बहुत बड़ा कंक्लूजन ड्रॉ किया था कि जो कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए डिस्क्रीट यूनिट होती है, यानी कि फैक्टर, मेंडल उसको टर्म यूज करते थे फैक्टर, जिसे मॉडर्न टाइम में हम लोग जीन्स कहते हैं, वो एक ऐसी डिस्क्रीट यूनिट है जो कभी भी ब्लेंडिंग नहीं करती, जीन कभी भी आपस में मिक्सिंग नहीं करते। ये मॉडर्न टाइम में हम कह सकते हैं, पर अकॉर्डिंग टू मेंडल कि फैक्टर्स कभी आपस में ब्लेंडिंग नहीं करते। ये कंक्लूजन उनने इस तरीके से निकाला कि उनको कोई भी F1 और F2 जनरेशन में ऐसी प्रोजेनी ऑप्टेन नहीं हुई जो दोनों पेरेंट की इंटरमीडिएट हो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अब जल्दी से हम देखते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस को जब हमने कंडक्ट किया तो इसमें कहां पर हम लॉ ऑफ डोमिनेंस को डिफाइन कर सकते हैं। तो आपने अभी अभी देखा कि जब भी हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को करने पर आपको F1 जनरेशन में एक ऐसी प्रोजेनी मिलती है जो डिसिमिलर पेयर ऑफ अलील रखती है। डिसिमिलर पेयर ऑफ अलील का मतलब कि एक अलील वो रखेगी कैपिटल T और एक रखेगी स्मॉल t। तो हम कह सकते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको फीचर याद रखना है कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। तो मेंडल हमेशा बोलते थे कि कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली जो एक डिस्क्रीट यूनिट है वो फैक्टर है, जिसको मॉडर्न टाइम में हम जीन के नाम से जानते हैं। तो फैक्टर ही मेंडल के आज मॉडर्न टाइम में क्या है, जीन्स है।
तो हमेशा याद रखिए फैक्टर क्या है, तो कैपिटल टी एक फैक्टर है, स्मॉल टी दूसरा फैक्टर है। तो हमेशा याद रखिए कि पेयर ऑफ फैक्टर में से कोई एक फैक्टर जो होता है, पेयर ऑफ फैक्टर में से कोई एक फैक्टर जो होता है वो हमें पेरेंट से मिलता है, यानी कि हमें दो पेरेंट हैं, मदर एंड फादर। तो मदर ने भी पेयर ऑफ फैक्टर में से एक फैक्टर हमें दिया है गैमीट्स के थ्रू, और फादर ने भी पेयर ऑफ फैक्टर में से कोई एक फैक्टर हमें दिया है गैमीट्स के थ्रू। तो हमेशा फैक्टर्स जो होते हैं वो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, और हमेशा फैक्टर्स पेयर्स में होते हैं, क्योंकि हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैं। प्लांट में बात करें तो पी प्लांट भी एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, उसके पास सोमेटिक सेल्स में पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, और पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में से जो होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर होगा वो हमेशा एक पेयर क्या रखेगा, एलील्स। दैट मींस कि हमेशा फैक्टर पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। अब हमेशा याद रखिए कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी प्रोजेनी को आप ऑप्टेन करते हैं, जैसे मेंडल ने अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 प्रोजेनी को ऑप्टेन किया जो डिसिमिलर पेयर ऑफ अलील रखती थी। तो अगर आप कोई भी एक डिसिमिलर पेयर ऑफ अलील रखने वाली प्रोजेनी को ऑप्टेन करते हैं तो उस प्रोजेनी में जो अलील एक्सप्रेस होगा, जो अलील अपने फिनोटाइप को एक्सप्रेस करने में कैपेबल होगा, उसे आप डोमिनेंट कहेंगे, और जो अलील अपने आप को एक्सप्रेस करने में कैपेबल नहीं होगा उसको आप रेसेसिव कहेंगे, और इस लॉ को लॉ ऑफ डोमिनेंस कहेंगे। तो फिर से मैं आपको जल्दी से समझाता हूं। लॉ ऑफ डोमिनेंस को केवल प्रूव्ड किया जा सकता है इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन, यानी डिसिमिलर पेयर ऑफ अलील। तो अगर आपके पास डिसिमिलर पेयर ऑफ अलील है, किसी प्रोजेनी में डिसिमिलर पेयर ऑफ अलील है, तो उसमें से एक अलील जो एक्सप्रेस होगा वो डोमिनेंट है, जो एक्सप्रेस नहीं होगा वो रेसेसिव है। यहां पर हमें यह कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि हम कभी भी लॉ ऑफ डोमिनेंस को प्रूव नहीं कर सकते होमोजाइगस कंडीशन में, क्योंकि होमोजाइगोसली डोमिनेंट ट्रेट हो या रेसेसिव, वो दोनों ही एक्सप्रेस हो सकते हैं। तो इतना आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस में याद रखना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस में याद रखना है वो ये कि दिस लॉ इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। तो आप हमेशा याद रखिए कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। देखिए मेंडल ने जो तीन अलग अलग लॉ प्रपोज्ड की, जिसको हम दो मानते हैं क्योंकि इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में हम एक मान लेते हैं डोमिनेंस एंड सेग्रीगेशन को, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और डोमिनेंस को हम हमेशा अगेन प्रूव कर सकते हैं किसमें, डाईहाइब्रिड क्रॉस में। तो मेंडल के जो तीन अलग अलग नियम हैं, डोमिनेंस हो, सेग्रीगेशन हो या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो, हिंदी में बात करूं तो प्रभाविता हो, पृथक्करण हो या स्वतंत्र अपव्यूहन हो, तीन में से केवल एक ही ऐसा मेंडेलियन लॉ या प्रिंसिपल है जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, दैट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सली एप्लीकेबल? तो मैं आपको बता देता हूं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस यूनिवर्सली एप्लीकेबल क्यों नहीं है, क्योंकि मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस को डिसप्रूव्ड करना भी पॉसिबल है, क्योंकि कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मेंडल के एक्सेप्शन कहे जाते हैं, जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जैसे कि को डोमिनेंस। तो कई बार ऐसा होता है कि डिसिमिलर पेयर ऑफ अलील रखने वाला कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में वो कैरेक्टर के जो डिसिमिलर पेयर ऑफ अलील हैं वो दोनों अलील ही आपस में एक्सप्रेस होते हैं, और वो इस तरीके से एक्सप्रेस होते हैं कि जो इंडिविजुअल है उसमें फिनोटाइप जो होगा वो दोनों पेरेंट के फिनोटाइप को एक साथ रिजेंबल करेगा। दैट कंडीशन इज कोडोमिनेंस, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि डिसिमिलर पेयर ऑफ अलील में दोनों अलील इस तरीके से एक्सप्रेस हो कि जो फिनोटाइप एक्सप्रेस होगा प्रोजेनीज में, ऑर्गेनिज्म में, वो दोनों ही पेरेंट का इंटरमीडिएट हो। दिस कंडीशन इज नोन एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो डोमिनेंस को डिसप्रूव्ड किया जा सकता है क्योंकि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जो लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करते, इसलिए ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। तो हम बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पर। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है? सेग्रीगेशन का मतलब होता है पृथक्करण। तो देखिए, जब भी किसी भी ऑर्गेनिज्म में गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो हमेशा गैमीट का फॉर्मेशन जब होगा तो एक डिप्लॉयड सेल से हम जानते हैं हैप्लॉयड सेल का प्रोडक्शन होगा, और डिप्लॉयड सेल हमेशा अलील्स को पेयर में रखती है। तो पेयर ऑफ अलील जो होते हैं, जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो उन दोनों अलील में से कोई एक अलील ही गैमीट में जाता है। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने दोनों पेरेंट से एक एक अलील किसी एक कैरेक्टर का ऑप्टेन करता है और वो अगेन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन द फैक्टर या अलील्स ऑफ अ कैरेक्टर pair present in parents segregate from each other such that a gamete receive only one of the two factor। तो ये बड़ी सिंपल सी चीज है कि हमेशा गैमीट जो होते हैं वो पेयर ऑफ अलील में से कोई एक अलील को ही रिसीव करते हैं।
तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है तो उसके पास पेयर में क्रोमोसोम होंगे। मान लीजिए ये पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है और इसमें एक ही लोकेशन पर इस क्रोमोसोम पर आर कैपिटल आर अलील है तो दूसरे क्रोमोसोम पर स्मॉल आर अलील है, यानी कि दे आर द पेयर ऑफ अलील। तो मैं कह सकता हूं कि इसको कैपिटल आर स्मॉल आर से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो आप अच्छे से जानते हैं कि एक गैमीट में कैपिटल आर जाएगा तो दूसरे गैमीट में स्मॉल आर जाएगा, क्योंकि हमेशा गैमीट सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम रखता है और डिप्लॉयड सेल के पास क्रोमोसोम पेयर में होते हैं। तो जब एक क्रोमोसोम ही पेयर ऑफ क्रोमोसोम में से जाएगा तो ऑब्वियसली पेयर ऑफ अलील में से भी एक ही अलील गैमीट्स में जाएगा। तो गैमीट्स में क्योंकि अलील एक ही जा रहा है दो में से, तो दोनों अलील आपस में एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, सैग्रीगेट, और सैग्रीगेट होकर वो किस में जा रहे हैं, गैमीट्स में। यही है लॉ ऑफ सैग्रीगेशन। आपको अच्छे से समझा देता हूं मैं एक बार फिर से कि अगर कोई भी पेरेंट प्लांट या कोई भी पेरेंट होमोजाइगस कंडीशन रखता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी पेरेंट होमोजाइगस कंडीशन रखता है तो उसमें भी अलील जो है वो आपस में एक दूसरे से सैग्रीगेट होंगे। लेकिन ये बात अलग होगी कि 100% गैमीट उस कैरेक्टर के बेसिस पर एक समान बनेंगे, यानी कि वो कैपिटल टी रखने वाले होंगे। और अगर कोई भी पेरेंट जो है वो डिसिमिलर पेयर ऑफ अलील रखता है, यानी कि वो हेट्रोजाइगस पेरेंट है, तो आप जानेंगे कि वहां पर भी सैग्रीगेशन अलील का होगा। लेकिन क्योंकि डिसिमिलर पेयर ऑफ अलील पेरेंट रखते थे, इसलिए जो 50% गैमीट्स होंगे वो कैपिटल टी रखने वाले होंगे और 50% जो गैमीट्स होंगे वो स्मॉल टी रखने वाले होंगे। तो हमेशा याद रखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमेशा अप्लाई होता है, चाहे भले ही इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो हो रहा हो, चाहे को डोमिनेंस शो हो रहा हो या डोमिनेंस शो हो रहा हो, हमेशा पेयर ऑफ अलील में से एक ही अलील गैमीट में जाता है। कभी भी गैमीट जो है वो दो अलील को लेकर एक पेरेंट से नहीं जाता, या दोनों ही अलील एक पेरेंट के गैमीट में नहीं जाते। पेयर ऑफ अलील में से एक ही अलील जो होता है वो एक पेरेंट से गैमीट में जाता है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज द यूनिवर्सली एप्लीकेबल लॉ। तो ये आपको बिल्कुल लिख लेना है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल लॉ। तो कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल में या मेंडल लॉज में से कौन सी ऐसी लॉ है जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, द वन एंड ओनली दैट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्यों नहीं है यूनिवर्सल एप्लीकेबल, क्योंकि इसके लिए एक्सेप्शनल केस है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यूनिवर्सली एप्लीकेबल क्यों नहीं है, आगे पता चलेगा आपको, क्योंकि इसके पीछे भी एक एक्सेप्शनल केस है, वो है लिंकेज। अगर दो डिफरेंट नॉन अलीलिक जीन या टू पेयर ऑफ कह सकते हैं अलील अगर ऐसे हैं कि वो एक ही क्रोमोसोम पर अगर दो नॉन अलीलिक जीन पास पास प्रेजेंट है तो उनके बीच में लिंकेज हो सकता है, और लिंकेज जो है वो मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का दुश्मन है। तो हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी कई बार एक्सेप्शनली फेल हो जाता है, क्योंकि वहां पर लिंकेज आ सकता है, और डोमिनेंस भी फेल हो सकता है क्योंकि वहां पर को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस आ सकता है। लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन 110% केसेस में एप्लीकेबल होगा, क्योंकि पेयर ऑफ अलील में से एक अलील हमेशा ही गैमीट में जाएगा। सीधी सी बात है, आपको याद रखनी है। तो आज के लेक्चर में आपने डोमिनेंस और सेग्रीगेशन के कंसेप्ट को समझा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के कंसेप्ट को समझा, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में आपको कम से कम इतना पढ़ना जरूरी है। आगे मैं आपको आपसे डिस्कस करूंगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।